जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम 2025 इंटरमीडिएट जीव विज्ञान सेट नंबर 3 पेपर कोड हमारे पास 348 के आई है, जिसके फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व करा दिया था। उसमें हमने बहुविकल्पी से लगाकर प्रश्न नंबर 3 तक हमने करवाए थे। आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम चौथे का वाला यानी लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर सेकेंड से देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, चौथे का वाला हमारे पास दिया है कि कृत्रिम संकरण की विधि एवं महत्व का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और खा वाला हमारे पास दिया है अंतःगर्भाशयी युक्तियों मतलब आईयूडी और उनके अनुप्रयोगों पर एक टिप्पणी लिखिए। तो बिना देरी किए हुए प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास चौथा प्रश्न का वाला दिया है कृत्रिम संकरण की विधि एवं महत्व का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमने उत्तर में लिखा है कृत्रिम संकरण आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन की प्रक्रिया में इच्छित गुणों वाले नर और मादा पौधों के बीच परागण कराया जाता है। इस विधि के दो मुख्य चरण विपुंसन और बैगिंग है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों कि विपुंसन क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, इस चरण में द्विलिंगी फूलों जिनमें नर और मादा दोनों अंग होते हैं के परागकोशों को चिमटी की सहायता से हटा दिया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि फूल का स्वपरागण न हो पाए। यदि मादा पुष्प पहले से ही एकलिंगी है तो विपुंसन की आवश्यकता नहीं होती है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों कि बैगिंग क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, बैगिंग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे विपुंसित पुष्प या मादा पुष्प को फिर एक उपयुक्त आकार के बटर पेपर या पॉलीथीन बैग से ढक दिया जाता है। यह बैग पुष्प को अवांछित परागकणों से संक्रमित होने से बचाता है। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद देखते हैं कि कृत्रिम संकरण का महत्व। तो कृत्रिम संकरण का महत्व तो हमने फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कृत्रिम संकरण पादप प्रजनन कार्यक्रमों में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। दूसरे पॉइंट में हम लिखेंगे यह प्रजनकों को वांछनीय आर्थिक गुणों वाले पौधे प्राप्त करने में मदद करता है। तीसरा पॉइंट हमारे पास दिया है इस तकनीक के माध्यम से रोग प्रतिरोधी उच्च उपज और बेहतर गुणवत्ता वाली फसलों की किस्में विकसित की जा सकती हैं। चौथा प्रश्न हमारे पास प्यारे बच्चों दिया है चौथे का खा वाला अंतःगर्भाशयी युक्तियों यानी आईयूडी और उनके अनुप्रयोगों पर एक टिप्पणी लिखिए। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर देखते हैं। तो अंतःगर्भाशयी युक्तियां यानी इंट्रायूट्रियन डिवाइस छोटे लचीले टी आकार के उपकरण हैं जिन्हें गर्भाशय को रोकने के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा महिला के गर्भाशय में डाला जाता है। ये दीर्घकालीन पूर्ववर्ती गर्भ निरोधक के सबसे प्रभावी और सुविधाजनक रूपों में से एक हैं और उससे 12 साल तक सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। वर्तमान में विभिन्न प्रकार के आईयूडी उपलब्ध हैं जो कि निम्नवत हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास पहला आईयूडी है कॉपर आईयूडी यानी आईयूडी का फुल फॉर्म होता है इंट्रायूट्रियन डिवाइस। देखते हैं कि कॉपर आईयूडी होता क्या है। ये उपकरण तांबे के तार से लिपटे होते हैं। तांबा धीरे धीरे आयन छोड़ता है जो शुक्राणु के लिए विषाक्त होते हैं, जिससे शुक्राणु की गतिशीलता कम हो जाती है और अंडे का निषेचन रुक जाता है। इसमें कोई हार्मोन्स नहीं होता है और दूध पिलाने वाली माताएं भी इसका उपयोग कर सकती हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों देखते हैं हार्मोनल आईयूडी।
तो हार्मोनल आईओडी क्या होता है? ये लेवोनोजेरेंटल नामक एक प्रोजेस्टिन हार्मोन्स जारी करती हैं या जारी करते हैं। ये आईओडी गर्भाशय को अपर आरोपण के लिए यानी गर्भाशय आरोपण के लिए या प्रत्यारोपण के लिए अनुपयुक्त बनाते हैं और शुक्राणु के लिए गर्भाशय ग्रीवा को निष्क्रिय कर देते हैं। ये हल्के मासिक धर्म का भी कारण बन सकते हैं। आगे देखेंगे प्यारे बच्चों चौथे का गा वाला प्रश्न। तो चौथे का गा वाला प्रश्न हमारे पास दिया है, डीएनए प्रतिकृति में प्रयुक्त होने वाले एंजाइमों पर एक टिप्पणी लिखिए। तो प्रतिकृति मतलब होता है आइडेंटिकल कॉपीज, यानी हूबहू डीएनए की कॉपी या उनके प्रतिरूप। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर देखते हैं। तो डीएनए प्रतिकृति यानी डीएनए रेप्लिकेशन में कई एंजाइम प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जिनमें से मुख्य है हेलिकेज, प्राइमेज और डीएनए पॉलीमरेज। इसमें देखते हैं प्यारे बच्चों पहला हेलिकेज। तो यह एंजाइम डीएनए के दोहरे हेलिकेज को खोलता है, यानी जो दोहरे कुंडलन होते हैं डीएनए को उनको खोलता है, जिससे प्रतिकृति के लिए आवश्यक एकल स्टैंड टेम्पलेट उपलब्ध होता है। अगला है प्राइमेज। तो प्यारे बच्चों यह आरएनए प्राइमर बनाता है जो डीएनए पॉलीमरेज के लिए एक प्रारंभिक बिंदु प्रदान करता है, क्योंकि यह एंजाइम खरोंच से संश्लेषण शुरू नहीं कर सकता है। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, हमारे पास दिया डीएनए पॉलीमरेज, यानी डीएनए पॉलीमरेज क्या है? तो यह मुख्य एंजाइम है जो नए डीएनए स्टैंड का संश्लेषण करता है, टेम्पलेट स्टैंड को बढ़ाता है और पूरक न्यूक्लियोटाइड जोड़ता है। अगला प्रश्न हमारे पास दिया है प्यारे बच्चों चौथे का घ वाला कि द्विसंकर क्रॉस में स्वतंत्र अभ्युवन के नियम का वर्णन कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, हम हेडिंग डाल के लिखेंगे द्विसंकर क्रॉस में स्वतंत्र अभ्युवन का नियम। तो प्यारे बच्चों द्विसंकर क्रॉस में जब दो या दो से अधिक लक्षणों के जीन एक साथ मिलते हैं तो प्रत्येक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है। इसका अर्थ है कि युग्मक निर्माण के दौरान विभिन्न लक्षणों के कारक या जीन स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं और मिश्रित होते हैं। अगर देखेंगे प्यारे बच्चों तो यह नियम मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग पर आधारित है, जिससे उन्होंने एक साथ दो अलग अलग लक्षणों जैसे बीज का रंग और आकार का अध्ययन किया। तो प्यारे बच्चों इसका मुख्य सिद्धांत क्या है? तो इसका मुख्य सिद्धांत है, यह सिद्धांत बताता है कि जीन जोड़े में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में युग्मकों में विभाजित हो जाते हैं। इनका प्रभाव क्या है? तो प्रभाव प्यारे बच्चों देखेंगे, एक लक्षण का वितरण जैसे बीज का पीला या हरा होना, दूसरे लक्षण का वितरण जैसे बीज का गोल या झुर्रीदार होना को प्रभावित नहीं करता है। आगे देखेंगे द्विसंकर क्रॉस में उदाहरण। तो मेंडल ने मटर के पौधों में गोल और पीले बीजों का झुर्रीदार और हरे बीजों वाले पौधे के साथ संकरण कराया। तो प्यारे बच्चों F1 पीढ़ी में क्या हुआ? तो देखते हैं। तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे गोल और पीले बीज वाले, यानी कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, ये क्योंकि गोल और पीला प्रभावी लक्षण है। F2 पीढ़ी, जब F1 पीढ़ी के पौधे में स्वपरागण कराया गया तो F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के पौधे एक निश्चित अनुपात में प्राप्त हुए जो स्वतंत्र अभ्युवन को दर्शाता है। जैसे हमने पॉइंट करके लिखा है प्यारे बच्चों, 9 पौधे गोल और पीले बीज वाले, 3 पौधे गोल और हरे बीज वाले, 3 पौधे झुर्रीदार और पीले बीज वाले, 1 पौधा झुर्रीदार और हरे बीज वाला था। तो इनका अनुपात प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यानी
फिनोटाइप क्या हो जाएगा, यह 9:3:3:1 का फिनोटाइप अनुपात सिद्ध करता है कि बीज के आकार और बीज के रंग के लिए जिम्मेदार जीन अलग अलग और स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होती है। हमारे पास पांचवा प्रश्न दिया है प्यारे बच्चों, पांचवें का वाला दिया है, प्राथमिक एवं द्वितीयक लसिकाभ अंगों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी लसिकाभ अंगों पर संक्षिप्त टिप्पणी पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा प्राथमिक और द्वितीयक लसिका अंग प्रतिरक्षा प्रणाली के महत्वपूर्ण हिस्से हैं जो शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। प्राथमिक अंग लिम्फोसाइट्स के निर्माण और परिपक्वता के स्थल हैं, जबकि द्वितीयक अंग वे स्थान हैं जहां ये परिपक्व कोशिकाएं रोगाणु का सामना करती हैं और प्रतिरक्षा प्रक्रिया शुरू करती हैं। तो प्राथमिक लसिका अंग क्या है, तो प्राथमिक लसिका अंग देखेंगे प्यारे बच्चों, तो ये अंग प्रतिरक्षा कोशिकाओं के उत्पादन और प्रारंभिक विकास के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे अस्थिमज्जा, तो अस्थिमज्जा क्या होता है, यह मुख्य स्थान है जहां सभी प्रकार की रक्त कोशिकाएं जिनमें लिम्फोसाइट्स शामिल हैं बनती हैं। बी लिम्फोसाइट का परिपक्वन भी यहीं होता है। थाइमस, यह एक विशेष अंग है जहां अपरिपक्व टी लिम्फोसाइट अस्थिमज्जा से पलायन करके टी कोशिकाओं के रूप में परिपक्व होते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे द्वितीयक लसिका अंग, तो द्वितीयक लसिका अंग क्या होते हैं, ये अंग परिपक्व लिम्फोसाइट के लिए ऐसे वातावरण प्रदान करते हैं जहां वे एंटीजन के संपर्क में आते हैं और उनके खिलाफ प्रतिरक्षा प्रक्रिया उत्पन्न करते हैं। इसके बाद देखेंगे लसिका ग्रंथियां, तो लसिका ग्रंथियां क्या होती हैं, ये छोटी बीज के आकार की संरचनाएं लसिका वाहिकाओं के साथ स्थित होती हैं जो लसिका द्रव को छानती हैं। यहाँ लिम्फोसाइट लसिका में मौजूद एंटीजन के संपर्क में आते हैं। इसके बाद देखते हैं प्लीहा, तो प्लीहा क्या है प्यारे बच्चों, तो यह रक्त को फिल्टर करता है और इसमें एरिथ्रोसाइट्स यानी लाल रक्त कोशिकाएं और लिम्फोसाइट यानी लिम्फोसाइटों को संग्रहित करता है। यह रक्त जनित रोग जनकों के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रक्रिया का मुख्य स्थल है। तो प्यारे बच्चों ये पार्ट यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला पार्ट बहुत जल्दी ही YouTube पर अपलोड करेंगे और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए जिससे आपके बायोलॉजी में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।